नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर मॉक टेस्ट 7। पिछले 6 टेस्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। दोस्तों, इन वीडियोस का उद्देश्य क्या है, ताकि आप इन वीडियोस के माध्यम से खुद को चेक कर सकें कि जो भी तैयारी आप इस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं। और टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एचपीजी के सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो हर एक सेक्शन आपका चेक हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एचपी जीके का, बिजली की रोशनी वाली शिमला की पहली इमारत थी। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, वाइसरेगल लॉज। इस समय इसका नाम क्या है, कमेंट करके बताओ ज़रा। 1965 के बाद इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। तो सिरमौर रियासत जो है दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम के हिमाचल में इसका मर्जर किया गया था 15 अप्रैल 1948 में। 30 छोटी बड़ी रियासतों को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में मिलाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रजामंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सिरमौर प्रजामंडल को स्थापित किया गया था, तो किस ईयर एस्टेब्लिश किया गया था सिरमौर प्रजामंडल? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 1939 में। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 3 सेकंड्स दे रहा हूं। अगर आपको फास्ट लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मंडी राज्य की राजधानी को 1526 ईस्वी में मंडी शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो किसके द्वारा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, अजबर सेन। कई बार 1927 या फिर 1527 भी दिया रहता है, तो आप पजल मत होना, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1009 ईस्वी से 1043 ईस्वी तक नगरकोट किसके नियंत्रण में रहा? तो ऑब्वियस सी बात है, 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने हमला किया था त्रिगर्त के ऊपर। उस समय शासक कौन था कांगड़ा का? जगदीश चंद। ठीक है, तो 1043 ईस्वी तक महमूद गजनबी का ही इसमें कब्जा रहा था नगरकोट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों एक वाइसरॉय आया था, या फिर गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं आप, लॉर्ड मेयो। तो चंबा आया था, ये कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 13 नवंबर 1871। तो 1871 तो आपको याद रह जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है, आप याद रखिएगा 13 नवंबर। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस टफ भी लग रहे होंगे। हालांकि जो भी डेली प्रैक्टिस करते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये बच्चों वाले क्वेश्चंस लग रहे होंगे। दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ है जो आपका एग्ज़ाम निकाल सकती है, वो है मेहनत। ठीक है, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा। 1947 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में शांगरी प्रजामंडल की पहली सरकार की स्थापना किसने की? शांगरी प्रजामंडल इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसकी पहली सरकार जो बनाई थी चिरंजी लाल वर्मा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है, चिरंजी लाल वर्मा जो हैं ये राज्यसभा के लिए पहले सदस्य चुने गए थे हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद दोस्तों एक रियासत है जिसका नाम है क्योंथल। 12 और 18 ठकुराइयों के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, तो उसमें इसके बारे में हमने देखा था। इसकी स्थापना हुई थी 1211 ईस्वी में। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो गिरिसेन आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन लोग रहते थे? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस समय जो हिमाचल है वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जो वाकई हिमाचल से संबंधित हैं, वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों कोल। ठीक है, इन्हें कहीं कहीं कोली भी कहा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद खस, किरात एंड सोंड। दोस्तों शिमला सम्मेलन जो है ये लॉर्ड बेबल के टाइम में हुआ था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये कब देखने को मिला था, यानी कि बेबल प्लान, तो ये 1945 में। कई बार जगह पूछी जाती है तो शिमला याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे HPGK के डिस्कस किए। 10 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आपने खुद चेक करना है। ठीक है, अगर आपका स्कोर जो है 7 से ज़्यादा रहा तो आपका HPGK काफ़ी अच्छा है। 5 से नीचे अगर आपने स्कोर किया है तो आपको काफ़ी ज़रूरत है HPGK पढ़ने की। अब यहाँ पे दोस्तों GK के 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी आपने चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं और कितने गलत। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इम्पोर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों ये जो अधिवेशन है ये 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मेन बात इसमें सिर्फ मौलिक अधिकार थे जो आज भी हम इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे देश के संविधान में, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। उसके बाद दोस्तों ये मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं। पेशवा बाजीराव मस्तानी वाली जो मूवी आपने देखी है उसमें पेशवा बाजीराव थे। तो ये किसके पुत्र थे? क्योंकि इतिहास में बोला जाता है कि एक भी युद्ध इन्होंने नहीं हारे थे, तो काफ़ी महान शासक रहे हैं ये मराठा साम्राज्य के, यानी कि ये पेशवा थे। तो दोस्तों पेशवा बाजीराव जो हैं ये पुत्र थे किसके? बालाजी विश्वनाथ राव। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें बोला जाता है दोस्तों मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। क्यों? क्योंकि पहले संस्थापक तो शिवाजी महाराज थे, लेकिन पेशवा जो आगे आए थे इन्होंने मराठा साम्राज्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं विक्रमादित्य। तो किन के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और विक्रम संबंध शुरू करवाया था? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों शक। अब कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर मैं इनकी बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके भाई थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उनकी पत्नी को शकों का राजा उनका अपहरण करके ले गया, लेकिन इनका भाई जो है राजा विक्रमादित्य का वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, तो वह अपनी पत्नी को वापस नहीं लेके आ सका। तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य गए और इन्होंने शकों को हराया भी और अपनी भाभी को वापस लेके आए भी। तो 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संबंध की शुरुआत की थी। तो उज्जैन के ये शासक थे। गुप्त वंश आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, कई बार इसे सुंदा बोला जाता है, कई बार इसे सुंडा बोला जाता है, और इसे हिंदी में गर्त बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रेंच। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो गर्त है या फिर ट्रेंच, सुंडा, ये कहाँ पे है, किस सागर में है या महासागर में? तो ये पड़ती है दोस्तों हिंद महासागर में। और इसका दूसरा नाम जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे जावा गर्त भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इलायची का नाम सुनते ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स केरल आंसर करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे छोटी इलायची जो है वो देखने को मिलती है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं, लेकिन बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? सिक्किम में। तो सिक्किम के बारे में जो भी आपको जानकारी है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ की राजधानी क्या है, सब कुछ कमेंट कीजिए। आप सभी के कमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए। अगर आपको ये आंसर्स नहीं आते हैं तो सिंपली आपने कमेंट बॉक्स देखना है। काफ़ी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, फिर भी आंसर नहीं पता चलता, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा कमेंट्स में। दोस्तों वैदिक काल में नदियों के नाम पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि हिमाचल की जो 5 प्रमुख नदियां हैं इनके ही पूछे जाएंगे। भारत की जो भी प्रमुख नदियां हैं उनके वैदिक नाम पूछे जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक नाम है और नाम है दृष्टवती। ये किस नदी को वैदिक काल में कहा जाता था? इस समय इस नदी का नाम है घग्गर, और घग्गर नदी जो है ये भी इम्पोर्टेंट नदी है भारत की। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो 1919 ये तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ में आपको याद ये रखना है कि किस स्थान पर ये सम्मेलन हुआ था। इसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। अली बंधुओं ने इसमें बड़े पैमाने पर भाग लिया था। महात्मा गांधी जी भी इनके साथ हो गए थे। तो याद रखिएगा, दिल्ली यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हो गया था। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों जो प्रमुख नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा। और अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो परीक्षाओं की तो आपको पता है ये करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेतवा नदी जो है ये विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। 3 नदियाँ मैंने आपको बता दी। पहली हमने बताई कौन सी? नर्मदा, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल पहाड़ियों से, ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पी मित्रा का नाम जो है ये इतिहास में काफ़ी दोहराया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक समिति की स्थापना की थी। तो पी मित्रा, प्रथम मित्रा, इन्होंने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, अनुशीलन समिति। 24 मार्च 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और इसमें दोस्तों अरबिंदो घोष, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता, बरिंद्र घोष, ये सभी महान क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। अनुशीलन समिति 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथमनाथ मित्रा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आगे हो रहा हूँ, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जाम में ना छूटे। अगर आप वाकई मेहनत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी, तब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, हो सकता है आपको ये इंटरेस्टिंग ना लगे। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? चंदावर का युद्ध काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि दोस्तों 1992 ईस्वी में युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। उसमें सहायता की थी मोहम्मद गौरी की किसने? जयचंद ने, ठीक है, ताकि वो पृथ्वीराज चौहान को हरा सके। कामयाब भी हो गए। पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में हार गए, और मोहम्मद गौरी जो है इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन दोस्तों 1194 ईस्वी 2 सालों बाद जयचंद और मोहम्मद गौरी इनका भी युद्ध हो गया। तो इसमें
जयचंद मारा गया था जिसने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो ये कुछ एक बातें हमें सीखने को मिलती हैं इतिहास में, जो धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता ही मिलता है आगे जाके। तो 10 क्वेश्चंस हमने जीके के डिस्कस कर लिए। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। 7 से ज़्यादा आते थे, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। 5 से कम आते हैं, आपको पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है। हिंदी में सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखेंगे। पवित्र का हमें संधि विच्छेद करना है। करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोस्तों टफ है ये, अगर आप अच्छे से देखोगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ए या फिर बी इन दोनों में से चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। पो जमा इत्र तब जाके बनता है दोस्तों पवित्र, ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है दिगंबर। ये भी दोस्तों थोड़ा सा टफ है, क्योंकि गो जो है ये कन्वर्ट हो जाता है क में। तो दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दोस्तों दिक जमा अंबर, ठीक है। उसके बाद षडानन। दोस्तों षडानन वो होता है जिसके 6 सर होते हैं। तो षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा षट। षट का मतलब होता है 6, आनन मतलब सर। तो बिल्कुल सही आंसर डी। अब यहाँ पे हमें समास देखना है कि द्वंद्व समास कौन सा है। अब ये द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों आपस में इनकी लड़ाई, यानी कि एक पद भी प्रधान होता है और दूसरा भी प्रधान होता है। तो आप देखिए पाप और पुण्य ये दोनों प्रधान हैं, आपस में इनकी लड़ाई हो रही है। तो ओबियसली द्वंद्व समास यही है। उसके बाद दोस्तों बहुव्रीहि समास। अब इसमें क्या होता है, दो शब्द आपस में जोड़े जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो निकल के सामने आता है वो कोई तीसरा होता है। बहुव्रीहि समास अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो ये जो पंचानन है, अब पंचानन का मतलब क्या होता है? जिसके 5 आनन होते हैं, यानी कि भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय। तो अर्थ इसका कोई और निकल के सामने आया। तो बस इस तरीके से आपको ये करने हैं। और दोस्तों करोड़ों बार पूछा जा चुका है देश प्रेम, इसमें कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है। तो देश प्रेम में समास आपको देखने को मिलता है तत्पुरुष। अब दोस्तों तत्पुरुष में क्या होता है? देश प्रेम, जो दूसरा पद होता है ये होता है प्रधान। तो देश के लिए प्रेम, ठीक है। और तत्पुरुष में कारक भी निकल के देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप तत्पुरुष समास याद करना चाहते हैं। पर्यायवाची शब्द का चयन हमें करना है अजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजर का मतलब क्या होता है यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों अजर वो होता है जो देवता के समान होता है, यानी कि सुर। असुर इसका क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द। तो इनको अच्छे से देख लेना। तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द हमें देखना है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, ठीक है। तरुण का मतलब होता है आग, तो जिससे आग निकलती है यानी कि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनकर, जो दिन करता है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रभाकर की। सूर्य जो प्रभा करता है, सुबह सवेरा जो भी है। अब हमें विलोम शब्द यहाँ पे चुनना है सम्मुख का। सम्मुख कोण आपने देखे होंगे जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे मैथमेटिक्स वगैरह। तो सम्मुख का विपरीतार्थक होता है विमुख। सम्मुख मतलब जिनके मुख जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ आमने सामने होते हैं। विमुख मतलब जिनके मुख आमने सामने नहीं होते। दोस्तों 10 क्वेश्चंस हमने हिंदी के भी डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ आपने 7 से ज़्यादा सही किए होंगे। अगर 5 से कम सही किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत की ज़रूरत है। और आपने लगभग दोस्तों 50% से ज़्यादा इस वीडियो को देख लिया है। इसका मतलब ये है कि आप वाकई इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो बस फटाफट हम बाकी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं,
क्योंकि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इंग्लिश जो है वीक होती है, तो इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो यहाँ पे दोस्तों सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है हाउंड का। हाउंड का सिनोनिम आपको तभी आएगा जब आपको इसका मीनिंग पता हो। हाउंड एक पर्सन हो सकता है, या फिर आजकल जो ड्रोन वगैरह छोड़े जाते हैं जो जासूसी करते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन चोरी से इकट्ठा करते हैं, तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है बीगल यानी कि गुप्तचर, हिंदी में मीनिंग भी बताए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बाकी पेड क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, HPGK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ मिलेगा। फीस काफ़ी कम रखी गई है दोस्तों HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए, ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके घर बैठे या फिर कहीं भी। उसके बाद दोस्तों बैरियर का मतलब क्या होता है? सपोज करिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो, वहाँ पे किसी ने बाड़ लगा दी है, तो वो बाड़ जो है किसका काम करेगी? बैरियर का। तो इसका सिनोनिम काफ़ी सिंपल है दोस्तों, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है निषेध, यानी कि बंद, बिल्कुल नहीं कोई भी जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपोजिट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है ब्लाइंडनेस का। ब्लाइंडनेस होता क्या है? ब्लाइंडनेस होता है अंधापन, या फिर धुंधला दिखाई देता है हमें कोई भी चीज़, तो उसको बोलते हैं हम ब्लाइंडनेस। तो विस्टा जो है दोस्तों, विस्टा का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर दिखना या फिर तेज नज़र किसी की हो, तो उसको हम विस्टा कह सकते हैं। स्पेलिंग हमें चेक करनी है 4 ऑप्शंस में से किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और आपको मीनिंग भी बताऊंगा हिंदी में ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और आगे जाके जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स बने ये तो आप आसानी से कर सको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एडजर्नमेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और इसका मतलब होता है स्थगन करना। जब दोस्तों कोई भी जज अपना फैसला सुनाने की कोशिश करता है और कोई प्रॉब्लम आती है और जज सोचता है कि अगली सुनवाई में इसको देखेंगे, तो वो बोलता है एडजर्न, इसका मतलब होता है स्थगन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोनाइसर। कोनाइसर की स्पेलिंग्स क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स। कोनाइसर इसका मतलब होता है दोस्तों विशेषज्ञ, और कनोइसियर में आपको याद रखना है डबल N होता है यहाँ पे और डबल S होता है, और अंत में EUR होता है। बाकी तो सिंपल है सब कुछ। विशेषज्ञ अगर किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी फील्ड में कोई ऐसा व्यक्ति है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो उसे हम कनोइसियर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको देखना है स्पेलिंग्स किसमें सही हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो है डेबिलिटेट, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग्स हैं, और इसका मतलब होता है दुर्बल करना यानी कि कमज़ोर करना। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, डेविल राक्षस जो कमज़ोर कर देते हैं आम लोगों को, तो डेबिलिटेट, ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा। अब हम ईडियम्स या फिर फ्रेजेस के मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे इंग्लिश में। तो पहला जो ईडियम है दोस्तों ए वाइल्ड गूस चेज। आज तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही ईडियम या फिर फ्रेज पूछा गया है, चाहे SSC की बात करूं, बैंकिंग की बात करूं या फिर हिमाचल एग्ज़ाम्स की बात करूं। ए वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है दोस्तों व्यर्थ में किसी चीज़ का पीछा करना, तो यूजलेस सर्च, सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद है मूट पॉइंट। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जो कश्मीर वाला रीजन है वो है एक मूट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्यूटेड कोई भी चीज़ या फिर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैटनैप। दोस्तों जानवरों को कभी अच्छे से ऑब्जर्व करना, सिर्फ बिल्ली की बात नहीं है, कैट की बात नहीं है। आप कभी भी डॉग को देखना अपने घरों के आसपास, जब वो सोते हैं तो बिल्कुल आंखें बंद करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और खोल देते हैं, तो इसको बोला जाता है कैट नैप। इसका मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, बिल्कुल कम समय सोना। उसके बाद नेक्स्ट है
टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है मुंह लटक जाना। हिंदी में अगर बात करूं, मुंह हमारा कब लटकता है? जब हम सैड हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। तो लुक्ड सैड, ठीक है। आशा करता हूं इंग्लिश आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल या फिर बेसिक तरीका है इंग्लिश पढ़ाने का, और मैं जानता हूं कि आम स्टूडेंट्स जो हैं किस तरीके से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो सब कुछ मैंने आप सभी के लिए मेहनत की हुई है। फिट हर लाइक अ ग्लोब मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में ऐसे फिट करना बड़ी आसानी से और बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्टली। जब हम दस्ताना पहनते हैं तो हाथों में इस तरीके से पहनते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है परफेक्टली। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इसमें होता क्या है, एक लाइन दी रहती है इंग्लिश की, उसे एक वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो पहला जो है, वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। प्लीज का मतलब होता है शांत करना या फिर खुश करना। अगर किसी को कोई आराम से खुश नहीं कर सकता, शांत नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं फास्टिडियस। स्पेलिंग्स देख लेना, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड में ये पूछी जाती हैं। फास्टिडियस बंदा वो होता है, हिंदी में से दुराराध्य बोला जाता है, जो आसानी से खुश नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है, ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सपोज करिए अगर कोई एक व्यक्ति है, वो हमेशा सोचता है कि लोगों का भला होना चाहिए, वो अपना फ़ायदा नहीं देखता, वो सिर्फ लोगों का फ़ायदा देखता है, तो उस पर्सन को बोला जाता है दोस्तों अल्ट्रुस्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। परोपकार के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति अल्ट्रुस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों, वायलेशन ऑफ दैट विच इज़ होली एंड सैक्रेड। अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, अगर मैं बात करूं गीता की, कुरान की, बाइबल की, अगर कोई व्यक्ति है उसके पेजेस को फाड़ने की कोशिश करता है, उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, फेंकने की यहाँ वहाँ कोशिश करता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैक्रिलीज, यानी कि अपवित्रीकरण। तो इस वोकैबुलरी को याद रखना, क्योंकि ये वो वोकैबुलरी है जो बार बार पूछी जाती है, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जो पैसा है उसका व्यर्थ में इस्तेमाल करना, किसी फालतू चीज़ में या फिर ऐसे ही गंवा देना, तो इसको बोला जाता है व्यपहरण हिंदी में, और इंग्लिश में एम्बेजलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन। जब बचपन में हम कॉमेडी सीरियल्स वगैरह देखते थे, तो होता क्या था, जो स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, उसमें एक व्यक्ति अपने हाथ को किसी बंदर वगैरह का जो खिलौना होता था उसके मुंह में डालता था, और चुपचाप से इस तरीके से बात करता था कि मानो लग रहा है कि वो बंदर बात कर रहा है। तो आपने देखा भी होगा बचपन में। तो उस आर्ट को क्या बोला जाता है? उस आर्ट को बोला जाता है दोस्तों वेंट्रिलोक्विस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और हिंदी में ट्रांसलेट जब करेंगे तो गड़बड़बादी, जिसे आप कह सकते हैं। गड़बड़बादी क्यों इसको इस्तेमाल किया गया है शब्द को? क्योंकि एक दूसरे की आवाज़ निकाल के लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको एक बात याद दिलाई बचपन वाली, कि किसी खिलौने में हाथ डाल के बंदर वगैरह, कोई भी मिमिक्री वगैरह करता था उसकी बंदर की और लोगों को हंसाता था, वो सब कुछ होता है वेंट्रिलोक्विस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। सपोज करिए मोदी सरकार है इस समय, और रेलवे पर काफ़ी उन्होंने खर्च किया, अच्छे अच्छे कोच बनाए रेलवे के, उसमें शीशे वाली खिड़कियाँ, एसी वगैरह लगवाए, लेकिन लोगों ने तोड़ दिए उन्हें, शीशों को तोड़ दिया, वहाँ पे गंद फैला दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक शब्द में उसको बोलेंगे हम दोस्तों वैंडल। इसको हिंदी में बर्बरतापूर्ण कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी हैं। उसके बाद है
टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि बाइज्जत बरी करना किसी को। तो इंग्लिश में इसे बोला जाएगा दोस्तों एक्सोनरेट, ठीक है, हक बहाल करना या फिर बाइज्जत बरी करना। उसके बाद एरर हमें फाइंड आउट करना है, कहाँ पे एरर है। आउटसाइड यानी कि बाहर, द रेन बीट्स डाउन, बारिश गिर रही है। इन फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ गई है बारिश के चलते। द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स, जो समुद्र है वहाँ से चेतावनी की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। तो दोस्तों हिंदी में तो हम घंटियाँ उसे बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलार्म बेल्स नहीं बोला जाता, अलार्म बेल बोला जाता है। तो यहाँ पे सी गड़बड़ है, इस तरीके से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की है। ऑफ विच आई एम सर्टेन, जिसके लिए मैं निश्चित हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, नो एरर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर एरर डिटेक्ट करने को आया है किसी एग्ज़ाम में तो एरर होगा ही होगा, नो एरर भी होता है कई बार। तो तुक्का मत मारिएगा अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, अदरवाइज़ आप तुक्का मार सकते हैं। बाकी दोस्तों स्टडी मटेरियल वगैरह आप पेड क्रैश कोर्स में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा। बाकी आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, ऑब्वियसली आपने मेहनत की है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाऊँ। व्हाट्सएप करके ज़रूर इसकी पीडीएफ फाइल ले लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।